बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरी आपकी डिस्कशन है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, पहला मॉक है आपका। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद आप अपना मॉक में अपीयर होंगे। अब सुनिए, पेपर कितने मार्क्स का? 100। लिखते जाएं भाई, लिख लें भाई। कई बातें भी आपको पता नहीं है। बस ये पता है कि मैसेज आ जाएगा तो पास हुए हम। ठीक है, अल्लाह खैर करे। नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इंसान की मेहनत और उसकी कमिटमेंट ज़ाया नहीं जाती। जी भाई, कितने मार्क्स? 100। लिखे, टोटल 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं भाई। आई कैप के पेपर में FR1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 9 क्वेश्चंस आएंगे। लिख लिया? टाइम कितना है? 3.25 घंटे। नहीं, 3 घंटे। 3.25 घंटे ना बोला करें, 15 मिनट को भी अलहदा रखें, वो बात की स्टोरी है। उसे कैसे हैंडल करना भी सिखाता हूँ। अपनी कॉपी पे सीक्वेंस बना लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो आपकी है स्प्रिंग 22 की अटैम्प्ट, ये आपके नए फॉर्मेट पे आई है। इससे पहले सिलेबस में भी चेंज था और पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता था। तो हम किसे फॉलो करेंगे? स्प्रिंग 22 को। मैंने आपका पहला, दूसरा, तीसरा मॉक इसी पैटर्न पे बना रहा हूँ, क्योंकि अब ये ट्रेंड आई कैप लेकर चलेगा। ठीक है भाई, आप सुनिएगा। 9 के 9 कंपल्सरी है। आप देखिएगा, जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही कीजिएगा। ये है पार्ट बी और ये है पार्ट ए। तो आज के मॉक में मेंटली रेडी होंगे। कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे? 9। पार्ट ए में 6, पार्ट बी में 3। पार्ट ए पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। मैंने भी पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का ही रखा है। दूसरा क्वेश्चन फिर 8 मार्क्स का होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों 10 मार्क्स का होगा। कितने हो गए? 3। चौथा क्वेश्चन 6 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन 6 मार्क्स। कितनी हो गए मार्क्स? कितनी हो गए? पांचवा क्वेश्चन 8 मार्क्स का। कितने हो गए? छठा क्वेश्चन 10 मार्क्स का। कितने हो गए? कितने हो गए? 50 पूरे हो गए। आप देखें भाई प्लीज, इसमें 8 MCQs होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने MCQs होंगे? 8 MCQs होंगे। नंबर 2, नंबर 6 जो उसने दिया है, ये 2-2 नंबर का MCQ है। तो इसका मतलब 6 MCQ एक नंबर के हैं और 2 MCQ 2-2 नंबर के। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 वो 18 का दे रहा है, 8 17 का दे रहा है और 7 15 का दे रहा है। कितने हो गए? 50 पूरे हो गए। तो आज जब पेपर देखोगे भाई, आज जब पेपर देखोगे तो इस तरह की शक्ल नजर आएगी। अब 3 दिन ये 3 मॉक जो होंगे, फिर 6 को जो बच्चे, अब गौर से सुनना भाई,
जो बच्चे सिर्फ लॉ और FR1 दे रहे हैं उनका 6 को लॉ का पेपर हो जाएगा, फिर बाकी कितने दिन होंगे? 6 दिन होंगे। अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो 2 मॉक मैं आपके ऑनलाइन अपलोड करूंगा ताकि लॉ के प्रेशर से निकल के फिर 2 दफ़ा FR1 का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकें। कोशिश होगी इंशाल्लाह इसी पैटर्न पे हो, ठीक है। अब अगली बात आ जाए, 15 मिनट वो आपको देगा। कितने देगा? 15 मिनट। अब गौर से सुनिएगा, ये जो हम कहते हैं ना क्लासेस में 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना है, मैं इसके हक में नहीं हूं। 15 मिनट में आपने ये देखना है कि आपने पहले पार्ट में से कौन सा 1 रखना है, कौन सा 2, कौन सा 3, कौन सा 4, 5 और 6। यानी मेरा मशवरा है 15 मिनट में आप 7, 8, 9 रीड मत कीजिएगा। होगा क्या, ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ते हुए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो 15 मिनट आप इस पे फोकस रखिएगा। अच्छा, इंसान की साइकी होती है, उसे ये होता है कि इससे आगे क्या है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि टच कर लीजिएगा कि कौन से टॉपिक से आया है, इसके अलावा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बड़ा इजी टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो इसमें से सिर्फ क्या देखना है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। क्या देखना है? टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। अब इनकी सीक्वेंस बनानी है। MCQs को नंबर 1 पे ना रखिएगा, नॉट नंबर 1, कभी इसको नंबर 1 पे नहीं रखना, इसको नंबर 1 पे नहीं रखना। ओके हो गया। तो बाकी कितने क्वेश्चन बचे? 5। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बचे हैं। बाकी इनमें से नंबरिंग करेंगे हम, इनमें से नंबरिंग करेंगे। टाइम कितने हैं आपके पास? 3 घंटे। अब देख लीजिएगा कैसे डिवाइड करने हैं। 1 आवर 15 मिनट्स इस पार्ट की हैं, 1 आवर 30 मिनट्स नहीं, 1 आवर 15 मिनट्स। और इस पार्ट के 1 आवर बोलें जी 45 मिनट्स। ये तीनों मॉक्स में और फाइनल पेपर में मेरी एडवाइस नसीहत याद रखिएगा, इसको 1.25 घंटे में पूरा करना है अपने 50 को, और इसको 1.25 घंटे देने हैं आपने, फिर 3 घंटे पूरे करने हैं। आज आपका जब 1.25 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स पूरे हों तो आप पार्ट ए सॉल्व ना कर रहे हो, आपने इस लगन से करना है कि मैं सर की बात मान के कहाँ मूव करूँगा, पार्ट बी पे मूव करूँगा, पार्ट बी पे मूव करूँगा। इसको लेकर आए 1 घंटे 15 मिनट पे, बार बार की रिहर्सल। 3 ये मॉक हैं, 2 लॉ के पेपर के बाद मिल जाएंगे, 5 बहुत होते हैं अपनी आदत बनाने के लिए। तो 1 आवर 15 मिनट्स इधर और 1 आवर 45 मिनट्स इधर, ये हो गया। अगली बात लिखें, एक थ्योरी की लाइन के लिए जी कितने मिनट्स? 1.75 लिख लें। फॉर 1 थ्योरेटिकल लाइन 1.75। एक मिनट बस है, ओके हो गया। अब सुनो बेटा, अपनी कॉपी के 10 पेज ले लें, सिंगल साइडेड ले लें, डबल साइड लेना है, सिंगल साइड लें, डबल साइड लें। बाद में इन्हीं पेजेस को इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने बिल्कुल इसकी एज जो है आउटर लेफ्ट यूज़ करनी है, बाकी ये पेजेस ब्लैंक रहेंगे।
जी बच्चों आ गए भाई। आंसर कॉपी का पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन कोई सिलेक्ट करें पार्ट ए में से, आपने कौन सा सिलेक्ट किया? 1 को छोड़ दे ज़रा, 1 तो सारी सिलेक्ट कर लेंगे, 4 कर लें। चलें, अब ये आंसर कॉपी है, ये है आंसर कॉपी का पहला पेज, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके हो गया। पहला टिप ये दे रहा हूं, एक पेज पे एक पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। एक पेज पे एक पार्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। सीक्वेंस ब्रेक ना किया करें। बच्चा क्या करता है, उसे ए आता है, ए के बाद उसे सी पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता, वो यहां क्या लिखता है सी, और यहां क्या लिखता है बी। ये अप्रोच सही नहीं है। आपके पेपर के पार्ट्स की सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, 4 का ए, 4 का बी और 4 का सी। इस तरीके से चलिएगा, ये नहीं कि यहां सी हो और यहां बी हो। एक दिन मैंने बोला था कि कोई पार्ट ना आता हो तो क्या करिएगा, आगे चले जाइएगा। इस बेस पे मैंने कहा था, जब आपने इस पार्ट को अलहदा पेज पे करना है, बी आपको नहीं आता खुदा ना खास्ता, तो वो ए परफॉर्म करें, फिर क्या करें सी परफॉर्म करें। लेकिन इसके बी को सॉल्व उसी टाइम में करना है, 1 आवर बोलें जी 15 मिनट्स। जब एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे तो उसका जो साइकोलॉजिकल टिल्ट होता है ना, वो आपकी तरफ हो जाता है। ये इंसान की साइकी है, जो उसके लिए आसानी पैदा करता है वो उसके लिए इजी या लीनियंट हो जाता है। आपने ए किया, फिर सी किया, फिर बी किया, आगे अब एग्जामिनर ढूंढे जा रहा है कौन सा पार्ट कहाँ पे है। एक ये पैटर्न है, 4 किया, ए बी सी। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया, लेट से 2 आ गया। अब फिर 2 का क्या होगा, ए बी और सी। इतना आप पढ़ चुके हैं कि आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि पूरे पेज पे आ सकता है या हाफ पेज पे आ सकता है। अगर हाफ पे आए ए और दूसरे हाफ में बी और फिर इधर सी, ए की पेज पे 2 क्वेश्चंस नंबर आ गए तो आई कैब उन दोनों को क्रॉस कर देगा। हर क्वेश्चन न्यू पेज पे, ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कोई बॉल पॉइंट नहीं है, पॉइंटर भी ख़त्म हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अब स्कैनिंग होकर आपके एग्जामिनर के पास, मार्कर के पास पेपर जाते हैं, इसलिए वो जब स्कैन होते हैं तो इनकी प्रॉब्लम आती थी। ये पॉइंट भी जहन में रखना है। लिखा हुआ है, लेकिन वो पॉइंटर की कोई क्वालिटी भी लिखी हुई होगी कि किस, कुछ नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ ये देखो ना, जेल वाला नहीं होना चाहिए। अगर जेल आपने पॉइंटर यूज़ किया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो बेहतर है कि बॉल पॉइंट की आदत बनाओ। अच्छा, बॉल पॉइंट एक रात पहले ना खरीदना, 5-7 बॉल पॉइंट्स कुछ ना कुछ उसका लेड जो है वो इस्तेमाल करके अपने पास रखें, और जिस क्वालिटी की बॉल पॉइंट को यूज़ करना है अगले 10 दिनों में उसी से काम कर रहे हो। हम वो बॉल पॉइंट पहले दिन यूज़ कर रहे होते हैं जिस बॉल पॉइंट से हमने पेपर करना होता है। पूरे साल पियानो चल रहा होता है, उस दिन कहते हैं यार कुछ तरक्की होनी चाहिए। भाईजान वो तरक्की नुकसान देगी। ये फिंगर जिस बॉल पॉइंट के साथ ग्रिप में होती है ना, ये पेपर वाले दिन मैटर करता है, ये मैटर करता है। अगली बात, कैलकुलेटर को अगर इधर रख के सॉल्व करते हैं तो आज से 10-15 दिन आदत हो कि आपके राइट पे ही कैलकुलेटर हो। अगर आप समझते हैं यार मैं लेफ्ट से करता हूं तो फिर आज से ही आदत हो कि आपके डेस्क के लेफ्ट पे कैलकुलेटर हो। टाइम मैनेजमेंट, अक्सर बच्चे नॉलेजेबल पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते इन्हीं लैक ऑफ टिप्स की वजह से। और जो कैलकुलेटर पेपर में लेके जाने हैं वो 2 तुम्हारे पास होने चाहिए आज की डेट से ही। ये भी सिखाया हुआ मैंने आपको। आखिरी टिप लिखें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द फर्स्ट मॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द फर्स्ट मॉक। जी वर्किंग आती है,
वर्किंग मेन पेज पे आपने कहा नहीं करनी, हाँ नहीं करनी, एक ही वर्किंग दूसरे पेज पे करें। हाँ जी उसकी वर्किंग दूसरे पेज पे करेंगे, लाजमी बात है। लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उस क्वेश्चन पे पिछले क्वेश्चन की वर्किंग नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हर क्वेश्चन टॉप से शुरू हो रहा होगा, कहीं भी मिड से शुरू, लिख लें ये पॉइंट भी। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा कहाँ से शुरू होगा, टॉप से। उस पेज पे पिछले क्वेश्चन की कोई बात, कोई वर्किंग नहीं होगी, कोई वर्किंग नहीं होगी। मेरा तो मशवरा है, मैंने यही टिप दिया है कि पार्ट भी शुरू ना करें भाई, एक पेज पे एक पार्ट। हाँ अगर आपको लग रहा है कि यार ये पार्ट छोटा है, बाकी नीचे ब्लैंक रह जाएगा, तो क्या करें, अगले पार्ट को हाफ के बाद शुरू करें। लेकिन ये जब है जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाला नेक्स्ट पार्ट या जो मैं कर रहा हूँ इसका आंसर 2 या 3 लाइंस पर पूरा होगा, इससे ज़्यादा पे नहीं। अगली बात, जिस वर्किंग को आप चाहते हैं कि एग्जामिनर इसको ना देखे, आपने उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। अब कुछ क्रॉस मेरे जैसे करते हैं, वो कह रहे हैं यार आई कैप के एग्जामिनर को क्या ना नजर आए, कुछ भी नजर ना आए। ओ भाई ये कोई तुम्हारी जो है पर्सनल लाइफ का मैसेज नहीं है जो तुम छुपा रहे हो, सिंपल इस तरह कर दें भाई, इसका मतलब है कि नहीं है। अच्छा फिर क्या लिखते हैं, डियर सर इट इज रिक्वेस्टेड दैट प्लीज डोंट चेक दिस वर्किंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस का मतलब है कि उसने इसकी तरफ नहीं आना। ओके हो गया। अच्छा कुछ वर्किंग ऐसी होती हैं जो लिखे मूसा पढ़े खुदा। इस वर्किंग के लिए हमेशा याद रखिएगा आंसर कॉपी का लास्ट पेज। मसलन आप देखना चाह रहे हो कि यार ये जो एंट्री है इसने डेबिट पे आना है या क्रेडिट पे आना है, और इसको कहीं शो भी नहीं करना। अहमद भाई अब सुने भाई, आई कैप का जब आपको पेपर मिलेगा, इंशाल्लाह हमारा भी मौक मिलेगा जिसमें मैं और अहमद थोड़ी सी बात कर रहे थे, ये 3 लाइंस लिखी हुई होंगी आई कैप के पेपर पे, और हमारे भी 3 या 5 मॉक्स पर ये 3 लाइंस होंगी। पढ़ के सुनाता हूँ। इंस्ट्रक्शंस टू एग्जामिनीज, आंसर ऑल 9 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तो पहले जहन में बना लो कि जो कुछ लिखा हुआ है सारा करना है। ऐसी अनहोनी नहीं होने वाली कि वो कह रहा होगा आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ये अनहोनी मैंने आज इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब पहला पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी, ये पेंसिल न करो, दूसरा भी जिंदगी में पक्का कर ले, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। अब ये सीनियर से पूछ लें कि वो ब्लैक पेन कौन सा समझते हैं। मैं इंक वाला रिकमेंड नहीं करूँगा चाहे आई कैप ने अलाउ किया हुआ है। वजह इसलिए कि इंक वाला पेन जो है ये कई प्रॉब्लम्स कर सकता है। पेपर वाले दिन खुदा ना खास्ता पेन में कोई प्रॉब्लम हुई और इंक पेन से निकल गई तो दरिया बह रहे होंगे और उसमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जा रही होगी। तुम उसे रोक रहे हो कि रुक जा यार, वो कहेगी अब तो मैं चली गई। एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न सुनिएगा, दूसरी रीज़न, मार्कर एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, हाथ में है उसके चाय का कप, बेगम ने डांटा उसे, चाय का कप तुम्हारे पेपर पे, अगर हुआ बॉल पॉइंट तो इस तरह करके साफ हो जाएगा, और अगर हुआ पेन तो हो गया। अब कोई तुम्हें तो जिंदगी में नहीं बुलाएगा ना भाई तुम्हारे पेपर पे बेगम की डांट गिर गई थी, चाय नहीं गिरी थी, क्या गिरी थी, बेगम की डांट गिर गई थी। इसलिए मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हार्ड बॉल पॉइंट यूज़ किया करें ताकि ये प्रॉब्लम या ये रिस्क किसी के साथ ना हो। आखिरी पॉइंट लिखा होगा आज हमारे मॉक पे भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। मतलब देखिएगा कितने एमसीक्यूज होंगे, कह दो कोई 10 कहना चाहे तो, हाँ 8 होंगे। एक तो बोंगी ये नहीं मारनी, 1 3 5 8 2 7, ये पागलपन नहीं करना। आपने क्या लिखना है, 1
प्लीज़, शुक्रिया, थैंक यू। 3 4 5 6 7 और 8 9 नहीं, यहाँ सिर्फ ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो लिखना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, A B C D, लो ये नहीं करना। ये मिस्टेक्स होती हैं तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये मिस्टेक्स होती हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या समझते हैं, क्वेश्चन पेपर पे अनसर्कल करके देना है। क्वेश्चन पेपर पे अनसर्कल नहीं करना, आपने सिर्फ जो ऑप्शन राइट है वो उसके सामने लिखना होता है। और ये हमेशा से कुलिया रहा है, फार्मूला रहा है। जो एमसीक्यू नहीं आता, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जहाँ स्टॉप करेगा जो उसके करीब होगा वही ठीक होगा। मैंने तो ज़िंदगी में देखा है किससे कई एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते हैं। यकीन की बात है, यकीन की बात। और मैं तो पढ़ा करता था हस्बी अल्लाह, ठीक है भाई। तो आयत करीमा पढ़े, कुछ भी पढ़े, अल्लाह की मदद को साथ लेके चलें। ये एमसीक्यूज़ ऐसे अटैम्प्ट करने आपने। जी भाई, और कुछ क्लियर हो गया? जी नहीं, आंसर नहीं लिखना, सिर्फ ऑप्शन लिखना बेटा, आंसर नहीं लिखना। नहीं, चेंज करना पड़ जाए, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। आप सुने भाई, अगर चेंज करना पड़ जाए तो ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर आपने ब्लैंको करके लिखना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कटिंग इन्होंने अलाउ की भी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में कुछ मौजूद नहीं है। पेपर तो भी आ गया, मैं कोशिश करता हूँ ICAP को ईमेल करके पूछ लें कि कटिंग MCQs में अलाउ है या नहीं, क्योंकि पेपर में अलाउ है, पेपर में अलाउ है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, खासकर बच्चियाँ, इन्होंने इतना बड़ा ब्लैंको का बॉर्डर रखा हुआ होता है और पूरे पेपर में क्या करती रहती हैं, ब्लैंको। अब वो ब्लैंको इस तरफ हो रहा है और पेज दूसरी तरफ ख़राब हो रहा है, तो कोशिश करें ब्लैंको यूज़ नहीं करना आपने। वाइटनर जिसे कहते हैं, चाय वाला वाइटनर नहीं, वो बीबीओ क्यों वाइटनर कह रही है, वो चाय वाला समझेगा, पेंडू सा तो है मेरी तरह। अब सुनो क्या बात हो रही थी। हाँ, ये देखें भाई, प्लीज़ 2150 ये लिखना था हमने 2630, इस पे ब्लैंको ना करें, इसका तरीका ये होता है, बस सबसे बेस्ट ये तरीका होता है। और फिर उसकी जगह ये फिगर लिखनी, ब्लैंको नहीं यूज़ करना। कटिंग करते हैं ICAP को पता है कि इसका मतलब है कि ये हमने नहीं देखना। क्रॉस ज़रूर लगा दिया करें, हल्का सा क्रॉस ज़रूर लगाया करें, और ब्रैकेट में लीजिए उस चीज़ को कि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और पूछें जी। वर्किंग 6 है तो आगे वर्किंग बना लीजिए, लेकिन मेरा मशवरा है MCQs की वर्किंग को आखिरी पेज पे रखें। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि वो वर्किंग के मार्क्स कोई नहीं होंगे, बात को समझे। आम क्वेश्चन होगा, वर्किंग में एग्जामिनर जाएगा, वहां उसे वर्किंग नजर आई तो वो उस वर्किंग के मार्क्स देगा। MCQs की वर्किंग नजर आई तो इसके मार्क्स नहीं मिलने, तो MCQ की वर्किंग स्क्रीन पे ना रखिएगा, उसको कहाँ रखिएगा, लास्ट पेज पे। और याद रखें, आज भी मॉक देने के बाद आपने आखिरी पेज को क्रॉस करना है। अगर ना किए तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं 2 नंबर काटूंगा आपके। जी क्या कह रहे हैं? ना ब्लैंक होगा तो फिर पागल ही होगा जो काटेगा भाई, ठीक है। और पूछें। देखें भाई, मेन पे पूरा आंसर आता है, हर पार्ट की वर्किंग वहां ना करें, पूरे पार्ट्स के एंड पे वर्किंग होनी चाहिए, और वर्किंग बाद में होती है और मेन आंसर्स पहले। मसलन बच्चियों, क्वेश्चन नंबर 4 ABC, अगला जो पेज है उस पे पूरे क्वेश्चन की वर्किंग जा रही होगी, ठीक है। और एक और बात, आपने एक आंसर लिखा, मसलन आपने लिखा EPS बेसिक, फार्मूला मेन पे रहेगा, फार्मूला वर्किंग में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर था, ये वर्किंग नंबर 3 से आया, तो यहाँ वर्किंग नंबर 3 लिखनी है। 2 तरह की फिगर होंगी सामने, एक जो तुमने डायरेक्ट सॉल्व किया, उसकी आगे कोई रेफरेंस
नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है। जिसकी लिंकेज है वो साथ लिख कर आना है। बच्चा क्या करता है, उधर वर्किंग कर देता है लेकिन मेन आंसर पे आके रेफरेंस नहीं देता। जो सीए फाइनेंस लड़के मेरे साथ पेपर चेक करेंगे, मैं आप में से कोई 7-8 पेपर खुद चेक करूंगा सैंपल बेसिस पर, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज। वो 3-4 पेपर हर कैटेगरी से चेक करके मैं उसे दूंगा कि इस सीक्वेंस में तुमने चेक करने हैं। उस सीक्वेंस में जिस बच्चे का यहाँ आंसर सही हुआ, वर्किंग उसने की हुई है और यहाँ रेफरेंस नहीं दिया, आंसर सही होने के बावजूद हो सकता है मैं उसके 0.5 मार्क्स काट लूं। ये ध्यान में रखिएगा। पूरा आंसर बच्चों प्लीज, पूरा आंसर आगे वर्किंग के साथ लिंक करना चाहिए। ये वो टिप्स हैं जो आपको इंशाल्लाह पासिंग साइड पर ले जाएंगे। और पूछिए, बच्चियों को सब पता था? कहो सर हम तो आपको चेक करने आई थी। जी एक मिनट भाई, लिखवाने लगा। उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि 1.75 लाइंस लिखनी है एक नंबर के लिए। कोई आई कैप का रूल नहीं है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो पेपर्स हैं उनके एग्जामिनर पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होते हैं। सिर्फ आई कैप में एग्जामिनर को छुपाया जाता है। बाकी पूरी दुनिया की जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके एग्जामिनर 6 महीने पहले पब्लिकली अनाउंस होते हैं और वो आकर स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 जूम पर या किसी और चैनल के ज़रिए डिस्कशन भी करते हैं। उनके आर्टिकल्स भी वहाँ की जो पीरियोडिकल्स होते हैं उनमें छपते हैं। वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में बता रहे होते हैं कि ये मेरा फेवरेट एरिया है। वहाँ से हिंट मिल जाता है कि यार ये इसको टेस्ट करेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू में अपने आर्टिकल में कहा हो ये मेरा फेवरेट एरिया है और उसको उसने नॉन फेवरेट समझ के पेपर बनाया हो। ऐसा नहीं करते। यहाँ बंदे को छुपा के रखा जाता है। बस 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 रिकॉर्डिंग चल रही है प्लीज़, बस समझ गए आप। तो भाई 1.75 लाइंस एक नंबर के लिए। जी नहीं, ये तो मैं ये कह रहा हूँ मैक्सिमम के लिए क्या कि टाइम मैनेजमेंट हो सके। ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है बेटा। मैक्सिमम 1.75। और ये आम तौर पे किस टॉपिक में तुम्हें हेल्प आउट करेगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्योंकि वहाँ एक दफ़ा हम शुरू होते हैं तो हम कहते हैं पीछे हट जाए यार अंसारी, यही तो एक टॉपिक आता है हमें, ठीक है। इसलिए वहाँ जब उसकी आपकी पेपर चेकिंग होगी तो वहाँ कमेंट्स पेपर पे लिख के दूंगा आपको कि किसने ज़्यादा लिखने की कोशिश की, किसने कम लिखने की कोशिश की, किसने रिपीट किया, किसने सही वर्ड्स यूज़ नहीं किए, किसने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए। ये वहाँ पर देखेंगे। सेकंड में है, थर्ड में है? सेकंड में होगा ना, सेकंड हाफ। मोस्ट क्रंच पॉइंट आज बुलाने का मकसद, इस अपने दिमाग में आपने ज़िद नहीं आने देनी। क्या नहीं आने देनी? ज़िद नहीं आने देनी। पूरे पेपर में 8 से 10 पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें क्या करेंगे? तंग करेंगे। उस तंग करने पर अगर तुम उसको 1 मिनट सोचकर सॉल्व करके आगे निकल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर उस पर रुक गए तो वो मैं नहीं बोल रहा कि क्या होगा। अक्सर पेपर नहीं पास होता बच्चों का, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है पेपर में एडजस्टमेंट से ज़िद लगाना। दुश्मनी लगाना नहीं, क्या लगाना? ज़िद लगाना। दुश्मन ख़तरनाक नहीं होता, ज़िद्दी ख़तरनाक होता है। ज़िद्दी दुश्मन। पेपर में गए, एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रही, अब ये नहीं करना यार मैं क्या करूं यार। अच्छा, अब वो बैग में से, खासकर बच्चियां बैग में से क्या निकाल रही हैं? रिलैक्सिन की टैबलेट्स। एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई। ओ भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस एडजस्टमेंट ने तुम्हारे पास फेल को डिसाइड नहीं करना। लेकिन ये इंसान की ना साइकी कुछ ऐसी है, ये उस पर रुक जाता है, और जब रुकता है वही अलार्मिंग पॉइंट होता है। पेपर में रुकना नहीं है। जो पहली, उसके अब्बा रिटायर्ड हो चुके हैं और मेरे पास हाजिर सर्विस के पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ठीक है भाईजान, इस्टेब्लिशमेंट भी बैठी हुई है। आगे सुने, फिर कहोगे कहाँ गया बच्चा। खामोश हो जाए, इंसान बनो, रिकॉर्डिंग चल रही होती है।
अब क्या करना है, लिखें भाई ये पॉइंट रेड से लिखिएगा, रेड से लिखें, लिखें रेड से लिखें। मैं रेड है ही नहीं, चलो इतना मोटा करके लिख लो, इतना मोटा करके। पेपर में किसी एडजस्टमेंट के साथ जिद नहीं लगानी, दुश्मनी नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जिद नहीं लगानी। आज मैं तुम्हारे सेंटर में आके देखूंगा कि कौन सा बच्चा जो है वो पेंसिल रोक के सोच रहा है और कौन सा बच्चा पेंसिल को चला रहा है। पेंसिल को घुमाना है बेटा, ये नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तकरीबन 180 घंटों की हमारी तकरीबन क्लासेस हुई हैं अल्लाह के फजल से, तो उसमें आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवरडोज ना हो जाए तुम। हनान मियाँ के सवाल बता रहे हैं कि हनान मियाँ को आप कम पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया। अब सुने, जिद नहीं लगानी। जिद का मतलब एडजस्टमेंट देखी, 1 मिनट अपने ब्रेन से सिग्नल लो, ब्रेन ने जो पहला सिग्नल दिया उसके साथ सॉल्व करना शुरू कर दो। दूसरा क्रंच पॉइंट इसी से रिलेटेड, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं सीरियस हूं बेटा। होता क्या, तुमने क्रंची एडजस्टमेंट की अजम्पशन ले ली, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो और ब्रेन का है, ब्रेन पीछे है, ब्रेन पीछे है। ओ यार ये भी हो सकती थी एडजस्टमेंट, ओ यार ये भी हो सकती थी। अब ये बच्चा पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? उसने तो वहां रुक के टाइम वेस्ट किया, चलो आगे जाके शायद कुछ सही कर ले। ये क्या कर रहा है, ये अगले हर स्टेप्स को पीछे के स्टेप की वजह से डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, एक बच्चे की और साइकी है, वो क्या है, वो ये कहता है अगर पीछे क्वेश्चन में कोई गलती हो गई तो मैं मारा गया, अब ये पूरा पेपर मेरा ख़राब करेगा। चाहे मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए चेक करवाने में, मैं आपको पेपर उसी पैटर्न पे चेक करवा के देने की कोशिश करूँगा जिस पे आई कैप करेगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब हम अपने असिस्टेंट से पेपर चेक करवाते हैं, वो भी टीएज ही होते हैं, आपने लिखा 200, मेरे सजेस्टेड सॉल्यूशन में था 180, 200 नहीं था तो गलत है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन था, उसने 2 नंबर दिया, आपने कहा भाई बाकी 10 कहाँ गए? वो कहता है ये देखो सर ने जो मुझे दिया था उससे एक भी फिगर तुम्हारी मैच नहीं कर रही, तो मैं नंबर कहाँ से दूं? यहाँ जो मार्किंग स्कीम मैं इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे अपलोड करूंगा, यहाँ जो मैं मार्किंग स्कीम दूंगा, उस मार्किंग स्कीम का मतलब ये होगा कि अगर बच्चे ने ये स्टेप सही किया, ये स्टेप सही किया, किस फिगर से? गलत फिगर से, तो ये नंबर मिलेगा। अब इस तरह पेपर चेक करना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। ये कोई टीए नहीं चेक कर सकता बेटा। आज 100 पेपर तकरीबन तुम्हारे आएंगे, इन 100 के 100 की आंसर कॉपी डिफरेंट होगी। 100 के 100 की आंसर कॉपी। मतलब मैंने 180 लिखा, पता नहीं कितने बच्चों ने 190 लिखा होगा, 170 लिखा होगा, 160 लिखा होगा, 210 लिखा होगा। अब कितने स्टाइल आ गए? 1 2 3 4 5। इन 5 को डिफरेंट वे में मुझे चेक करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी ना मचाना। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मॉक दे के गए, अंसारी साहब आंसर कॉपी नहीं मिली, मैं लेके आ रहा हूँ बंदे, मैं लेके आ रही हूँ बंदियाँ। तो भाई अंसारी एक ही है, हाँ अंसारी एक ही है, इससे टाइम लगेगा बेटा। जिस बच्चे को मैं आर्टिकल से बुलाऊंगा उसे ट्रेन करने में मुझे 1-1.5 दिन लग जाएगा, अपने साथ बिठाकर उससे चेक करवाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग असाइनमेंट होगी अगर सही मैंने चेकिंग करवानी है। अगर वो चेकिंग करवानी है कि बच्चे को पूरा कुछ आता हो और मेरी मार्किंग से वो डीमोटिवेट हो जाए, तो बेहतर है कि मैं ऐसी चेकिंग ना ही करवाऊँ, मैं आपको सजेस्टेड सोल्यूशन मार्किंग स्कीम के साथ दे दूँ। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कभी कोई गलती हो जाए तो चीज़ क्या है, भालू। कोई पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। आज की पूरी डिस्कशन के 2 मेन पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल हैं। आज के मॉक में जहां मुश्किल एडजस्टमेंट होगी, 1 मिनट सोच के जिद नहीं लगानी, और जिद नहीं लगाई तो रिवर्स भी नहीं सोचना। ये 2 बातें हैं। चलो जी मैंने जिद नहीं लगाई, अच्छा अब बार अपने ब्रेन को क्या करोगे, झटकोगे। किस तरफ से? कि वो वापस उस एडजस्टमेंट को ना सोच रहा हो, वो उस स्टेप को सोच रहा हो जो इस वक्त तुम कर रहे हो। हम उसको सोचते रहते हैं, उससे होता है क्या कि यहाँ के इजी पॉइंट्स हमारे लूज हो जाते हैं। 1 मिनट में बोल लो, बहुत शुक्रिया। पेपर कितने मार्क्स का? 100। अच्छा, FR1 में जो
मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का फीडबैक होता है, एग्जामिनर के कमेंट्स होते हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स भी आते हैं। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तो उस वक्त इसका सजेस्टेड सोल्यूशन भी आता है, एग्जामिनर के कमेंट्स आते हैं पेपर चेक करने के बाद। FR1 में एग्जामिनर का मोस्ट कॉमन जो कमेंट है वो ये है कि मोस्टली बच्चों ने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरे 20-22 साल की ज़िंदगी में जो बच्चा FR1 का पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आता है, मैंने अक्सर उसे पास होते देखा है, अक्सर उसे पास होते देखा है। रेगुलर बच्चा, पंक्चुअल बच्चा, आखिरी दिन तक इस तरह आकर बैठने वाला बच्चा, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो फेल होता है तो वो 46 से 49 में फेल हो रहा होता है। आप देखिएगा, पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं कि 40s में फेल हो रहा हो, शुरू अर्ली 40s में, 30s में फेल हो रहा हो, नहीं मिलेगा कोई। वो आखिरी मिनट में हार्ड लक की वजह से कह रहा होता है ओ यार सर 49 पे रह गया। अब उससे पूछो दर्द 49 का, वो दर्द यहां दूर करना है। ये भी 15 दिन है तुम्हारे पास, आज क्या डेट है 29, 14 दिन है, यहां दूर करना है इस प्रॉब्लम को। आखिरी मिनट तक लड़ना है, आखिरी मिनट तक। अच्छा, बच्चा क्या कहता है, तेरे 5 मॉक में मैं ऐसे ही चलूंगा, फाइनल डे में लड़ूंगा। लड़ ही नहीं सकते, आदत ही नहीं होगी लड़ने की। आज का दिन है, आखिरी मिनट में इन्विजिलेटर आके तुमसे पेपर ले रहा हो। यहां बच्चे क्या कहते हैं, नाम लिखा सर, आई रियली मिस यू, चलें जी गुड बाय। अच्छा, आधा मॉक तो उसी दिन हार जाओगे जिस वक्त तुम्हारा मोबाइल ऑन होगा और तुम मॉक दे रहे होगे। अब तुमने इतनी मेहनत की है, किसी रेगुलर बैच ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी क्रैश वालों तुमने मेहनत की है। अब उसका फ्रूट खाने का टाइम है। अगर तुम 3.25 घंटे मोबाइल बंद कर दोगे तो यकीन करो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कोई भूचाल नहीं आएगा, कुछ नहीं होना। तो मेरी एक आपको इल्तजा समझ लो, गुजारिश समझ लो कि तुमने मोबाइल बंद करके मॉक देना है, मोबाइल बंद करके मॉक देना है, आखिरी मिनट तक फाइट करनी है। अच्छा, आखिरी बात, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पेपर के 3 हिस्से होंगे, बोनस, एवरेज और चैलेंजिंग। नॉर्मली आई कैप का पार्ट ए कंपैरेटिवली आसान होगा, पार्ट बी कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, ट्रेंड यही है। इसलिए पहले पार्ट में मैंने कहा 1 आवर 15 मिनट, दूसरे में आज ये रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल में आपने क्या करना है, जब 1 घंटे 15 मिनट पूरे हो तो पार्ट ए को नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ना। आज अगर आपके 5 नंबर रह गए तो अगले मॉक में इंशाल्लाह 3 रह जाएंगे, तीसरे मॉक में 2 रह जाएंगे, चौथे मॉक में 1 रह जाएगा। जब तक आई कैप पे पहुंचने वाले होंगे उससे जस्ट बिफोर जो मॉक होगा, अल्लाह ने चाहा तो उसमें 1.25 घंटे में पार्ट ए हो जाएगा। लेकिन रिहर्सल आज से शुरू होगी। ये नहीं जिद लगानी नहीं सर मैं इसको पूरा करके आके जाऊंगा, नहीं। 1 घंटे 15 मिनट पे रुक जाना, पार्ट बी पे चले जाना। हाँ, पार्ट बी से टाइम बच जाए तो वापस आ जाना, ना बचे तो अपनी किस्मत। ये कोई ट्रेंड नहीं है, बच्चे कहते हैं जी पार्ट बी पास होगा तो बच्चा पास होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओवरऑल कितना चाहिए, 50 चाहिए। अब मैं बता रहा था बोनस एवरेज, बात ज़्यादा ही हो गई यार। बोनस एवरेज चैलेंजिंग, बच्चा क्या कहता है, यार अंसारी ने कहा था बोनस होगा, ढूंढो 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 ढूंढो, यार यार बोनस नहीं है भाई, पूरा क्वेश्चन बोनस का नहीं होगा, बोनस छुपा हुआ होगा एक क्वेश्चन में। जैसे फॉर्मेट बनाना बोनस है, कुछ ऐसी वर्किंग्स होंगी जो बोनस वर्किंग होंगी। आप कहोगे यार मेन तो नहीं सॉल्व होना, भाई मेन सॉल्व हो या ना हो, ये वो पॉइंट्स हैं जो सॉल्व होंगे तो पेपर पास होगा। तो बोनस को क्वेश्चन पूरे में ना ढूंढना, या वो कोई पार्ट होगा, या वो क्वेश्चन की कोई वर्किंग होगी, या वो क्वेश्चन का कोई बोलो फॉर्मेट होगा। जैसे नोट्स बनाने, आज आपको नोट आएंगे, 2 नोट मैंने डाले हैं। अब वो 2 नोट में मेन चीज क्या है, फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपकी ग्रिप में होगा, बच्चियों प्लीज प्लीज, फॉर्मेट आपकी ग्रिप में होगा तो इजी मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। ये बात याद रहेगी। देखो जहन से एक बात निकल गई,
बच्चियों आपकी वजह से हुआ है, दोनों की वजह से। ज़रा से यार फोकस इधर गया और जो अगला फ्लो स्टेप खड़ा हुआ था वो मेरे जहन से निकल गया। बोनस एवरेज चैलेंज। अब आप 100 बच्चों की कसूरवार है, 100 की। अब दुआ करें ये 100 क़यामत के दिन आपको माफ़ कर दें। 100 बच्चे नहीं आया भाई, नहीं चला गया। चलो डालूंगा जहन पे ज़ोर, इंशाल्लाह जहन में आएगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो पॉइंट डालूंगा, वो अगले फिर मौक़ में आपके काम आएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट मैंने रोका हुआ था लेकिन बच्चियों को चुप करवाते हुए वो जहन से चला गया। ये तो बच्चियाँ बड़ी कामिल हैं, अल्लाह पाक ने कहा तू बच्चियों को डांट रहा है तो चल पॉइंट गया, या फिर बच्चे बड़े कामिल हैं कि ज़्यादा बोझ नहीं आना चाहिए इनके ऊपर। मामू कैसे हैं आप? मामू बूटी करवाने तो नहीं आ रहे, कोई नकल करवाने आ रहे हो उन्हें बताइएगा आई कैम में नकल, आप बस दुआ करें और दुआ करवाएं, ठीक है। विश यू ऑल द गुड लक बच्चों। जी एक मिनट सर आपने ये बताया कि जो वर्किंग करनी है वो हर पार्ट की मतलब बाद में करनी है। नहीं, मैंने कहा पार्ट हर पार्ट मेन जो पेज है उसके बाद करनी है। फॉर एग्जांपल ये 3 पार्ट हैं तो हर पार्ट की वर्किंग ये मतलब 3 पेजेस के बाद करनी है। इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि यार ये पार्ट जो है तीसरे पेज पे वर्किंग नहीं, मैं इसी के नीचे करूँगी, इसके नीचे भी वर्किंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ हुआ, पार्ट उसके वर्किंग उसके बाद आ रही हो बच्चों। हाँ यही चीज़ है, ये अब आपने देखना है कि इसकी वर्किंग की पोस्टिंग में मुझे टाइम तो नहीं लग रहा। अगर टाइम लग रहा है तो फिर कहाँ आएंगी? पार्ट के नीचे। और अगर टाइम पोस्टिंग में नहीं लग रहा फिर क्वेश्चन के लास्ट में। जी सर अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कोई एक, तो उसके आगे ही सारा मतलब उसके बगैर अगला स्टेप ही ना आ सके? नहीं, ये भी नहीं कभी होता। सुने भाई, मसलन कोई सोच लेते हैं आपको जी चेंज इन इक्विटी में आपको एक प्रॉफिट जो है नहीं पता चल रहा कि यार इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आना है, ठीक है। आपने लेट से 200 पुराना प्रॉफिट था, इसमें से करके लिख दिया 40, कितना बन गया? 240। अब क्वेश्चन को क्या करें? कंटिन्यू करें। इस स्टेप के मार्क्स आपके कट गए, आगे की वर्किंग आपके पास मौजूद है, मार्क्स मिलेंगे। मैं ये सिखाने, ये सबसे क्रंच पॉइंट है, बाकी सब सेकेंडरी हैं, सब सेकेंडरी हैं। पास फेल ये करेगा भाई, पास फेल ये करेगा, ये पास फेल करेगा। सीए का प्रोफेशनल स्टूडेंट ये अगर सीख गया तो एग्जाम टेक का सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। क्या? 2 बातें, एक एडजस्टमेंट के साथ जिद नहीं लगानी, दूसरा वापस मुड़ के नहीं देखना। वापस मुड़ के देखोगे गया पेपर, फिर पेपर हाथ नहीं आएगा। अच्छा, आज पेपर के बाद ये नहीं होगा ओए ये क्या था, ये नहीं होगा। उस पेपर में बोनस भी है, एवरेज भी है, चैलेंजिंग भी है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो 3.25 घंटे लिखते लिखते बाद में क्या कह रहा हो ये दर्द हो गया, वो नहीं जो बैठो सही यार, सही इसने मैच छोड़ा था, पेपर कुछ है यार, कुछ है पेपर में। अच्छा, अभी पहला मॉक था तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए नज़रों की आसानी दी है। दूसरे मॉक में थोड़ा सा आपकी नज़र को हल्का सा टफ टाइम दूंगा, फिर थोड़ा सा और टफ टाइम दूंगा। वो टफ टाइम ये नहीं होगा कि पेपर मुश्किल बनेगा, वो टफ टाइम ये होगा बोनस और एवरेज ढूंढने में टाइम लगेगा। पेपर तीनों एक लेवल के होंगे, मैंने आई कैप की अटेम्प्ट्स देखी हैं, जो वो लेवल है उसी पे मैं चलूंगा, बोनस, एवरेज और चैलेंजिंग। और इंशाल्लाह इसी क्लास में यहीं बैठे हुए बच्चे जब पास होंगे तो मैं ग्रुप में उनकी आंसर कॉपी शेयर करूंगा कि ये मेरी तरफ से बेस्ट आंसर था। अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे यू विल बी ऑन अ विक्ट्री स्टैंड। अगली बात, आज के मॉक में खुदा ना खास्ता एक बच्चा 40 पे फेल हो जाए तो ये नहीं कहना ये बढ़िया किताबें, मैंने कहा था अंसारी नहीं होना क्रैश में, ये नहीं करना। मैं इस तरह खेल ही नहीं रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं खेल रहा। मैं इस और यार क्या कर, अब सुनो भाई, आखिरी बात सुनो। आप सुनो, नहीं अब याद है, अब याद है यार। असल में मैं इन 2 बच्चियों से एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ये क्लास में बोल सकती है,
ऐसी चीज़ होती तो मैं कहता कि यार इसकी तो आदत है। देखो इसे मुक्का भी दिखाता हूँ फिर शुरू हो जाता हूँ, डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। आप सुने भाई, 40 आ जाए आज और कल मज़ीद मेहनत को बढ़ाएं कि अगर आज 40 हैं तो अगले मॉक में 43 आनी ही चाहिए। सर मैंने 3 नंबर का टारगेट बनाया है, अपने आप को 3 नंबर से इम्प्रूव करना है। फिर तीसरे में 46, फिर लॉ के पेपर के बाद फिर 2 मॉक है, कर गए 50 से क्रॉस। तो मॉक का मकसद क्या है कि जहां मैं आज हूं अगले दिन मैं वहां से आगे हूं। अगली बात सुन लो, काम की बातें, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आज 40 पे हो तो कल तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक होंगे तो 43 पे जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा। सुन लो इसका मतलब भी, जो एग्जाम टिप्स आज अप्लाई कर रहे हो, आज अप्लाई करने में मेरी सारी बातों में से कुछ याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगी। तो अब आपने टारगेट बनाना है, सर ने जो टिप्स दिए हैं अगले मॉक में मैंने भरपूर अप्लाई करने हैं। और मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगर आप मेरे टिप्स अप्लाई करते हुए आगे जाते जाएंगे, हर पिछले मॉक से अगले मॉक का रिजल्ट आपका इम्प्रूव करता जाएगा, नॉलेज उसी लेवल पे होगी। ये भी जहन में रखें, अब नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आना आपके, नॉलेज अपनी जगह तकरीबन स्टैटिक होगी या बहुत ज़्यादा सैचुरेट होगी, कुछ पॉइंट्स डिप कर रही होगी आपके ब्रेन में। ब्रेन अपने लेवल पे पहुंचा हुआ है, मैक्सिमम कोई 5-10% नॉलेज इन आखिरी 15 दिन में इंक्रीज होगी। तो फिर क्या इंक्रीज होगा? एग्जाम टिप्स इंक्रीज होंगे आखिरी 15 दिन में। ये वो चीज़ होगी जो आपको क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कोई और पॉइंट पूछना हो? जी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी शीट्स लें, कोई इशू नहीं है। और ये पीआरसी की तरह नहीं है कि वर्किंग शीट आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन जो कुछ मिलेगा शीट पे करना है, एक्स्ट्रा पेपर कोई नहीं। एक याद रखिएगा, अक्सर शीट्स लगाते हुए हम उसकी सीक्वेंस आउट कर देते हैं, ये एग्जामिनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये टिप ये दूंगा, मेरे ख्याल में साथ उसके धागा सा होता है। सर लास्ट अटेम्प्ट्स में धागा साथ होता है शीट्स के? तौसीफ भाई माशाल्लाह क्लास में एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, रिसेंटली इन्होंने राइस को ज्वाइन किया, मेरे साथ इंट्रो FR1 और FR2 की स्ट्रीम अडॉप्ट करेंगे। मुड़ मुड़ के ना देखें, इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे, आपको अपनी पूरी ज़ियारत करवाएंगे। मैंने कहा पहले दिन ना करवाऊँ वरना डर जो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए। अब सुनते जाए भाई, जैसे ही शीट लें साथ ही उस धागे में उसको पिन अप कर दें, या स्टेपलर होता है या पिन करना होता है, जैसे भी वो देंगे उससे होगा क्या, आपकी कोई शीट सीक्वेंस से आउट नहीं होगी। क्लियर? कोशिश करें छोटा स्टेपलर अपना लेकर जाएं। आई कैप के हाउस में स्टेपलर तो होगा लेकिन 500 बच्चा भी बैठा हुआ होगा जी। अगर बुकलेट से भी ज़्यादा किसी ने लेना हुआ तो शीट मिलेगी भाईजान। अगर ज़रूरत पड़ गई, बुकलेट ख़त्म हो गई तो क्या करोगे? आई कैप ये नहीं कहेगा घर को जा, फिर वो आपको कुछ ना कुछ देगा। ये नून लीक नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। कोई और पॉइंट? हमेशा याद रखें, वर्स्ट प्लानिंग करके चलें कि शीट भी मैंने पूरी कर दी, इतनी नॉलेज थी मेरे पास। अब आई कैप ये नहीं कहेगा भाई हम तुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, आई कैप कुछ ना कुछ आपको पेपर देगा। कौन से रूम में है टेस्ट? टेस्ट रूम में है। चले भाई अपना ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मॉक देने से पहले ये वीडियो सुनिएगा, उसके बाद मॉक दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज़।